देखो इसमें इसमें क्या दिया है, पहला हेडिंग निरंकुशवाद, जन्म संग्रह, रूढ़िवाद, नारीवाद, घोषणा पत्र, राष्ट्रवाद, मताधिकार, जर्मनी और मारिया। देखो जो 10 का पार्ट एक है ना यूरोप और उसमें राष्ट्रवाद, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक, जो पार्ट हम देखते हो ना कभी कभी महत्वपूर्ण आज कोई शब्द आता है उसका मीनिंग पता ही नहीं होता है, मीनिंग नहीं पता होता इसलिए उसका अर्थ नहीं निकलता नहीं। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक, उसके बाद से हम हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक, सब हेडिंग धीरे धीरे से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण तिथि होगा किस सन में क्या होगा वो पढ़ेंगे, तब एक बार फ्लो चार्ट बना के रिवीजन करा देंगे। समझ आ गया? यस सर। देखो पहला है निरंकुशवाद। क्या है? निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद किसे कहेंगे? देखो इसमें सबसे मतलब है निरंकुश, मतलब जिस पर कोई भी अंकुश ना हो, मतलब ऐसा जिस पर कोई भी रोक ना हो। तो निरंकुशवाद का मतलब यह होता है जिस पर कोई भी अंकुश ना हो, मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जो केवल किसी एक व्यक्ति के कहने पर चलता हो, उसके ऊपर किसी का न दबाव होता है न ही किसी का चलता है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, जो उसके मन में आएगा वो करेगा, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। मतलब जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो। इस समय हमारे देश लोकतंत्र है, तो हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई नियंत्रण है, एक लिमिट के बराबर पड़ सकती है। लेकिन निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिसको कोई रोकने टोकने वाला न हो, उसे क्या कहेंगे? निरंकुशवाद। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई भी अंकुश न हो उसे कहते हैं निरंकुशवाद। इधर समझ में आया? अब देखो दूसरा समझ लेते हैं जनमत संग्रह। पहला तो हो गया ना, दूसरा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? जैसे मान लो किसी विशेष क्षेत्र में कि किसी मुद्दे को लेकर बात हो रही है। ठीक, मान लो कोई विशेष क्षेत्र है, ठीक है, मान लो यहाँ पर इसमें कोई कह रहा है कि यहाँ पर तालाब खुलना चाहिए। मान लो एक मुद्दा उठेगा यहाँ पर तालाब खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। ठीक, मान लो इतना एरिया है, ऐसे तालाब खुलवाना है, तो मान लो यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। ठीक, तो मान लो 10 लोग कह रहे हैं नहीं तालाब खुलना चाहिए, 10 लोग कह रहे हैं नहीं नहीं खुलना चाहिए, 40 लोग कह रहे हैं तालाब इसका होगा। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे हैं हमको गांव से लेना देना नहीं है। ठीक, तब देखो इस स्थिति में क्या किया जाता है, तो मान लो जो भी संस्था इस पर काम कर रही होगी वो तो दिक्कत में आ जाएगी कि 10 लोग मान रहे हैं 10 लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग का मत और है कुछ लोग का मत और है। तो इस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जनमत संग्रह का। जनमत संग्रह मतलब सभी गांव वालों के पास बुला लो, ठीक, और पूछ लो कितने लोग चाहते हैं कि तालाब बनेगा। जितने लोग मान लो अगर जो इसके फेवर में जितने ज्यादा लोग हाथ उठाएंगे, ठीक, तब पूछेगा कितने लोग चाहते हैं तालाब न बने, वो भी हाथ उठाएंगे। तो जिसमें ज्यादा लोग हाथ उठाएंगे उसका बात माना जाएगा। इसे कहा जाता है जनमत संग्रह, मतलब जनता का संग्रह, जनता के कहने पर होगा। ठीक, तो जो लोग जितने लोग ज्यादा लोग पक्ष में हो गए तालाब बनेगा, नहीं रहेंगे नहीं बनेगा। मान लो 100 में से 60 लोग कह रहे कि तालाब बनेगा, अब 50 लोग कह रहे तालाब नहीं बनेगा, तो माने किसका होगा? 60 वालों का, क्योंकि ये लोग अधिक है, अधिक लोग उस मतलब इस मुद्दे से अधिक लोग संतुष्ट है, तो मान किसका होगा? 60 वालों का, 50 वालों का नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनमत संग्रह। समझ आ गया? है समझ में? अब देखो इसके बाद क्या है? रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होती है? ध्यान से देखो। तब रूढ़िवाद होता है एक, इसके विपरीत होता है VS उदारवाद। उदारवाद इसका दूसरा नाम है, इसका एकदम उल्टा है, जैसे नीला काला का सफेद उल्टा होता है ना, ऐसे होता है रूढ़िवाद का उल्टा उदारवाद। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं रूढ़िवाद क्या होता है। देखो रूढ़िवाद उसे कहा जाता है जो व्यक्ति पुरानी सभ्यताओं पुरानी संस्कृतियों के लेकर ही जीना चाहता है, उसे कहते हैं हम रूढ़िवाद। ठीक, उदारवाद उसे कहते हैं जो बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, उसे कहते हैं उदारवाद। ठीक, रूढ़िवाद मतलब जो अपनी पुरानी मान्यताओं पुरानी संस्कृतियों को मानने वाला होता है, पहले जैसा था वैसे रहेगा, हम नहीं बदलेंगे। ठीक, उदारवाद उसे कहेंगे जो समय के साथ बदलना जानता हो। ठीक, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। मान लो आज से 20 साल पहले जो नियम जो चीज था आज वो है नहीं है, तो आज से पहले जिस तरह लोग रहते थे आज उस तरह रहते हैं नहीं रहते, बदल गए है ना। तो लोग क्या है? उदारवाद है, रूढ़िवाद नहीं है। अभी नहीं गमछा लपेट के रहते हैं लोग। हाँ, रूढ़िवाद उदारवाद को मतलब समझाया। अब आज देखो नारीवाद। देखो नारीवाद उसे कहते हैं मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका हो?
नारियों कहते हैं, नारियों को उसे कहते हैं नारीवाद। नारीवाद। ऐसी सर में होता है, इसमें केवल ज्यादा किसका महत्व हो, नारियों कैसे कहते हैं हम, नारीवाद। नारियां नारियां ही केवल शासन करेंगी, नारियां ही देश चलाएंगी, औरतें सब कुछ करेंगी, तो उस स्थिति को कहता है नारीवाद। ठीक है, समझ में? यस सर। अब देखो इसके बाद है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र क्या होता है, जब भी कोई नियम कानून बनता है, चाहे कोई देश लोकतंत्र हो या कोई कैसा भी देश हो, नियम कानून बनता है तो एक उसको जनता को बताने के लिए एक कागज होता है ना, नियम कानून मतलब किसी कागज पर नहीं बनेगा, जिस कागज पर लिखा आता है तब नियम कानून बन जाता है। जब घोषणा किया जाता है तो उसे कहते हैं घोषणा पत्र। तो जिस पत्र पे नियम कानून लिखा आता है और जब उसे घोषणा किया तो उसे कहते हैं घोषणा पत्र। ऐसा समझ में? यस सर। अब देखो इसके बाद क्या है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब प्रेम भावना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। भारत में जब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई तभी ना भारत आजाद हुआ, तभी ना क्रांति हुई। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के भलाई के बारे में सोचना, क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद। ठीक। राष्ट्रवाद का उल्टा होता है क्या, देशद्रोह। देशद्रोह मतलब जो देश के विपरीत काम करता हो, देश चाहता हो खंडित हो जाए, ठीक, देश को बर्बाद करना चाहता हो, क्या करा, देशद्रोही है। और जब देश बना क्या है, राष्ट्रवादी है। ठीक। इसके बाद से मताधिकार। मताधिकार मतलब होता है वोट देने का अधिकार। क्या होता है, वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। हर लोकतंत्र देश में मताधिकार क्या है, एकदम आवश्यक है, परम आवश्यक है, मतलब वोट डालने वाला। ठीक। वोट डालने के भारत में अधिकतम आयु कितनी है, 18 साल। जैसे 18 साल हो गए वोट डालने के लिए हो जाओगे। पहले कितनी थी, 21 साल। ठीक। आज से 10-15 साल पहले कितनी थी, 21 साल। जब कोई व्यक्ति 21 साल का होता था तब उसे वोट डालने का अधिकार मिलता था। अब 21 साल से खड़ा कितनी हो गई है, 18 साल हो गई है। अब जब तुम 18 साल हो जाओगे तुम वोट डालने लायक हो जाओगे। आगे समझ में ना, जब तुम 18 साल हो जाते हो तब तुम्हें संविधान के हिसाब से तुम क्या हो जाते हो, वयस्क हो जाते हो। तुम्हारा दाढ़ी मोचा जाता है तब तुम क्या हो जाते हो, वयस्क हो जाते हो। ठीक है, आगे समझ में ना। अब देखो इतना समझ में आया। रुको, अब देखो अब कहाँ तक समझे थे हम, मताधिकार तक समझे थे। यस सर। अब हम समझेंगे जर्मेनिया क्या होता है, मारियान क्या होता है। जर्मेनिया देखो क्या होता है, यह जर्मन राष्ट्र का एक रूपक थी। इसे वीरता का प्रतीक, बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। देखो जैसे हर देश का एक प्रतीक होता है ना, जैसे हम लोग का शांति का प्रतीक क्या है, सफेद रंग, लाल का प्रतीक क्या है, खतरा है। ऐसे ही जर्मनी में क्या था, फ्रांस में, यूरोप में जर्मेनिया था, एक प्रतीक था। ठीक। इसमें क्या था, जैसे बलूत का एक पेड़ होता है, किसका, बलूत के वृक्ष के पत्ते की आकृति, बलूत के वृक्ष के पत्ते की आकृति को जर्मेनिया क्या था, एक समझ लो एक प्रतीक था, प्रतीक माना जाता था। ठीक। ऐसे ही क्या था, मारियान था। मारियान क्या था, फ्रांस में राष्ट्रीय भावना के रूपक के रूप में दर्शाई गई एक नारी की छवि थी। इसमें क्या था, नारी की छवि थी, नारी की छवि थी। देखो नहीं समझा, देखो जैसे भारत का झंडा होता है ना, 3 रंग होता है, तो सबसे पहले क्या, सबसे ऊपर क्या होता है, केसरिया रंग होता है ना, केसरी रंग का प्रतीक है, हरियाली दर्शाता है हमारे देश का। ऐसे ही यहाँ पर बलूत के जो वृक्ष है वो किसको दर्शाता है, जर्मेनिया को, और नारी की छवि किसे दर्शाती है, मारियान को। मतलब अगर कि उसके झंडे पर किसी नारी की छवि है मतलब अपने देश से प्रेम करता है। ठीक। समझ आ गया ना। जर्मेनिया मतलब एक प्रतीक होता था। वो प्रतीक क्या था, बलूत नामक एक पेड़ था, उसके पत्ते का, उसके पत्ते क्या था, प्रतीक था। कौन से कलर का था पत्ता, हरा, पत्ता हरा होता है गधा। ठीक। पत्ता किसका होता है, हरा। तो जैसे भारत में हर झंडों का, जैसे केसरिया का प्रतीक क्या होता है, हरियाली, सफेद का प्रतीक शांति का, और नीचे क्या होता है सबसे, हरा होता है। झंडे के नीचे तो हरा ही होता है ना, समझ रहे हो सर कहने का मतलब क्या है। अब देखो इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हम समझेंगे, देखो इसके बाद दिया है संहिता। संहिता संहिता का एकदम सीधा मतलब समझो, संहिता मतलब होता है नियम कानून या संविधान। क्या होता है, नियम कानून या संविधान। किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है ना, कौन कैसे काम करेगा, कौन व्यक्ति कैसे रहेगा, उस नियम कानून के लिए किसकी आवश्यकता पड़े, संविधान की। समझ लो, संविधान कोई अलग नाम से क्या कहता है, संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब क्या होता है, कानून की किताब। ठीक है, समझ आ गया ना। स्टार्ट।
अब हम करेंगे उसका क्विक रिव्यू। ठीक, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो देख लो। पहला कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वहाँ राजतंत्र और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांतियां हुई और यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। देखो ध्यान से, क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो ठीक, थोड़ा इसमें भी थोड़ा एक बार ताक दिया देखो कीजिए। हाँ, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, ध्यान से चालू किया हो ना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश से प्रेम। ठीक, अपने देश से प्रेम, अपने देश से प्रेम की भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। समझ आ गया ना। जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति भावना, प्रेम भावना उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है, समझ लो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया है, राष्ट्रवाद। तो जिसके अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाएगा, वो चाहे कि हमारा देश के ऊपर आक्रमण हो, चाहे हमारा देश गुलाम हो, चाहे कुछ भी हमारे देश का भला बुरा हो, नहीं चाहेगा। चाहे हमारा देश कैसे भी करके क्या करे, विकास करे, सभी लोग अच्छे से खुश रहे। ठीक, तो राष्ट्रवाद समझ आया, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। हम किस पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप क्या है, महाद्वीप है। तो पूरे महाद्वीप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसी इस चैप्टर हम उसी को पढ़ रहा है। ठीक, अब देखो आगे का आईडी क्या कह रहा है। राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की हुई थी। देखो राष्ट्रवाद सबसे पहले 1789 में प्रयोग किया गया। कितने में, 1789। 1789 में हुआ तुम्हारा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति किसने हुआ था, 1789 में। फ्रांस की इस क्रांति के मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु अनेक कदम उठाए जिनसे अब देशवासियों को सामूहिक पहचान की भावना विकास हो सके। देखो क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, ध्यान से देखो, फ्रांसीसी क्रांति, पहले एक नजर इस पे डाल देते हैं, फ्रांसीसी क्रांति है क्या, ठीक है, फ्रांसीसी। ठीक, देखो फ्रांस क्या है, एक देश है। ठीक, एक देश, इस देश में शासन था लुई वंश का। किसका, लुईस वंश का। किसका शासन था, लुई वंश का। लुई वंश, जैसे लुई जब पहला होगा तो लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चतुर्थ, ऐसे 14 शासक हुए थे। तो 14वां का नाम था लुई 14वां। क्या नाम था, लुई 14वां। पूरा नहीं लिखा रहा, वैसे समझ जाना, लुई 14वां। ये बहुत क्या था, निर्दयी और क्रूर शासक था। क्या था, बहुत ही निर्दयी था और निरंकुश था, किसी का नहीं सुनता था। समझ आ गया ना। तो और इसकी शादी, इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी नाम था मेरी एंतोइनेट। मेरी एंतोइनेट, क्या नाम था, मेरी एंतोइनेट। इसकी पत्नी बहुत ही क्या थी, बहुत ही पैसा खर्च करते थे। ठीक, समझ आ गया ना। अब देखो फ्रांसीसी आखिर में फ्रांस में क्रांति हुआ क्यों। जैसे भारत में क्रांति हुआ ना 1857 की, सभी लोग परेशान हो गए थे, तभी क्रांति हुआ। जब किसी देश, जब सभी लोग परेशान होते हैं तभी क्रांति होती है। तो फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ, पहली बात कर बहुत ज्यादा था, अपन जनता से क्या कर बहुत ज्यादा ले रहा था। ठीक, दूसरी बात फ्रांस एक छोटा सा देश था और बहुत सारे देशों से युद्ध लड़ रहा था। ठीक, 3-4 देशों से युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ने से पैसा, सैनिकों की मृत्यु, सब कुछ ख्याल होती है ना, जन धन की। पहली बात इसके पास पैसा बहुत कम था। दूसरी बात अलग अलग देशों में क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। ठीक, उससे पैसा इसके पास कम हो गया। तीसरी बात ये था, ये शासक अच्छा नहीं था, योग्य शासक नहीं था, ये योग्य शासक नहीं था और दूरदर्शी नहीं था। दूरदर्शी मतलब भविष्य की आने वाली कठिनाइयों को पहचान नहीं पाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है ना। राजा होशियार होना चाहिए तभी राज्य चलेगा, तो होशियार तो था ही नहीं, योग्य नहीं था, दूरदर्शी भी नहीं था। ठीक, दूरदर्शी मतलब आने वाली, मतलब आज से 5-6 साल बाद हमारे देश पर क्या संकट आ सकता है, ये सोच नहीं पाता था वो। ठीक, समझ आ गया ना। जैसे मान लो हम लोग के देश में आज से 20 साल बाद पानी की संकट आएगी, तभी से कहा था ना पानी बचाओ, पानी बचाओ। ऐसे तो ऐसे हम लोग क्या है, दूरदर्शी। इसका था, दूरदर्शी नहीं था, आने वाली परिस्थिति को भाप नहीं पता था। ठीक, और कर क्या था, ज्यादा था। तो बहुत परेशान होकर फ्रांस के अंदर क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। ठीक, जब क्रांति किया तो इसी राजा को देखो, उसमें एक होता है
जैसे हम लोग का छटकट्टा मशीन होता है ना, कौन सा छटकट्टा मशीन छाती Yes, sir, काटने वाला, उससे फ्रांस में होता, जो जो मतलब जो अपराधी होता था उसको खट्टा मशीन में लगा के उसका गट्टा ही काट दिया जाता था। ठीक, वहाँ का नियम कानून था, अलग देश का अलग अलग होता है। तो लुई 14वें को छटकट्टा मशीन लगा के उसको काट दिया गया, मर गया। ठीक, तब फ्रांस में दूसरे राज्य शासन बना। ठीक, तो समझ आए फ्रांसीसी क्रांति की हुई, कर ज्यादा था। कर मतलब सर बताएं। इधर समझ आ गया ना। यस अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो फ्रांसीसी क्रांति में। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तिथि, अब परीक्षा नजदीक है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं पढ़े वही बता रहे हैं। ठीक, पूरे समझाओ नहीं पड़ेगा, जो परीक्षा में आएगा वो ध्यान देखो। ये सब बहुविकल्पी के लिए है इम्पोर्टेंट, समझ आ गया ना। अब देखो हम समझा के देंगे कॉन्सेप्ट जो समझाने वाला होगा। पहला है 1688। 1688 में क्या हुई थी? इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति। गौरवमयी का मतलब ये होता है बिना लड़े बिना झगड़े क्रांति करना क्या कहलाता है? गौरवमय क्रांति। इंग्लैंड में हुआ क्या था, जैसे इंग्लैंड में भी राजा का शासन था। ठीक, तो राजा भी उस पर भी वही शासन, कर ज्यादा, प्रजा परेशान थी, तो वहां पर हर क्रांति की तरह युद्ध नहीं हुआ। सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किए सब, वहां पर एक भी लोग की मृत्यु नहीं हुई, एक भी लोग का खून नहीं हुआ। इसीलिए उस क्रांति को क्या कहलाता है? गौरवमय क्रांति। गौरवमय क्रांति, इसलिए वहां पर इस क्रांति का नाम गौरवमय क्रांति क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक भी लोग खून नहीं हुआ था, एक भी लोग की मृत्यु नहीं हुई थी। भारत में हुई थी क्रांति, सब देख रहे हो कितने मृत्यु हुई, फ्रांस में भी मृत्यु हुई थी, लेकिन एक ऐसी क्रांति थी इंग्लैंड की, इसमें एक भी लोग का खून नहीं हुआ था, इसीलिए इसे कहा था गौरवमय क्रांति। किसके किसके बीच हुआ था क्रांति? इंग्लैंड के लोग नहीं क्रांति किया था। ठीक, कितना हुआ? 1688 में हुआ था। समझ आ गया पहला। अब देखो इसी बात है 1707। 1707 में यूनाइटेड किंगडम का गठन। देखो इंग्लैंड का नाम सुनते हो ना, इंग्लैंड जो यूके होता है, यूके मतलब होता है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक, इसमें आता, इसमें 4 को मिला के बनता है। ठीक, समझ आ गया ना। तो पहले यूके क्या था? ब्रिटेन, पहले केवल क्या था? ब्रिटेन था। बाद में उसमें 3 और देश जुड़ गए, जब 3 देश मिल गए, यही था, तो 3 ठो ई एक ठो मिला के बन गया यूके। ठीक, बस इतना समझो अभी के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब यूनाइटेड किंगडम का गठन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूके। मतलब पहले ब्रिटेन अकेले था, जब 3 ठो और आके मिल गए, सब क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। समझ आ गया ना। अब देखो इसके आगे है 1789। 1789 में क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो अभी पढ़ा है ना फ्रांसीसी क्रांति। कितने हुई थी? 1789 में। बहुत ही बड़े बहुविकल्पी हमेशा पूछता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? अब दिया 1797। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन ने किस पर हमला किया था? इटली पर। नेपोलियन के बारे में उस दिन पढ़ा चुके थे ना सब, नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का। उसने राजा के मतलब मार कर उसकी बेटी शादी की, खुद राजा बना और अलग अलग देशों पर हमला किया। और इसका सपना क्या था? कि ब्रिटेन को हराएंगे, लेकिन हरा नहीं पाया। कोशिश किया लेकिन हरा नहीं पाया। ठीक, तो 1797 इसने किस पर हमला किया था? इटली पर हमला किया था। समझ आ गया इतना। आगे 1801। 1801 ईस्वी में जो हम बताया ना यूके में 4 देश मिले थे, तो चारों में से एक था आयरलैंड। यूके में कौन शामिल हुआ था? आयरलैंड। ठीक, इटली ये कहाँ पर है? आयरलैंड ब्रिटेन के बगल का एक देश है। ठीक, तो पहले अलग था ब्रिटेन से, अब ब्रिटेन में शामिल हो गया। तो जब ये शामिल हो गया तो उसका पूरा नाम हो गया यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। समझ आ गया ना। तो किस सन में हुआ था? 1801 में। समझ आ गया। इसके बाद से 1807। 1807 में जुसेपे मेस्सिनी का जन्म हुआ था। अब जुसेपे मेस्सिनी कौन था? देखो जुसेपे, जैसे हमारे देश में भगत सिंह क्या थे? क्रांतिकारी थे ना, ऐसे ही जुसेपे मेस्सिनी फ्रांस का क्या था? क्रांतिकारी था। ठीक, एकदम सेम टू सेम भगत सिंह जैसे। भगत सिंह जुसेपे मेस्सिनी से क्या थे? प्रभावित थे, इनके बारे में पढ़े थे, उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा था। जुसेपे मेस्सिनी ने कहा था कि अगर किसी देश में क्रांति लानी है, अगर किसी भी देश में क्रांति लानी है तो उस देश का शासन युवाओं को दे दो। ठीक, जो युवा होते हैं, देश का विकास करना हो, क्रांति लानी हो, तो उस देश का शासन किसके पास होना चाहिए? युवा का। क्यों? क्योंकि ये पास एनर्जी ज्यादा, काम करने की इच्छा ज्यादा होती है। ठीक, उसका पता था जुसेपे मेस्सिनी का। तो इसका जन्म कब हुआ था? सन 1837 में जुसेपे मेस्सिनी का जन्म हुआ। इसके बाद से 1814 से 1815
1814 में नेपोलियन का पतन हो गया। ठीक, नेपोलियन के बारे में जानते हो ना, ब्रिटेन को हराना चाहता था। यस सर। 1815 में किसका होगा, इसका पतन हो गया। इसको खत्म। वाटरलू के मैदान पे इसको हरा कर भेज दिया सब कोई दूसरे बहुत बहुत छोटा बहुत लंबे द्वीप पर, ताकि वो कब वापस से नहीं आ पाए। ठीक, समझ आ गया ना। यस सर। अब आगे, अब देखो इसके बाद क्या है, 1832। 1832 में क्या हुआ था, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, ठीक, ऐसे ही सन 1832 में यूनान एक देश है, एक स्वतंत्र हो गया। ठीक है, आजाद हो गया। समझ आ गया ना। यस। 1831 में क्या हुआ था, यंग इटली की स्थापना। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, ज्यूसेppe मैसिनी। जो अभी को पता है ना, ज्यूसेppe मैसिनी। यस सर। ज्यूसेppe मैसिनी कौन थे, क्रांतिकारी थे। इसने यंग इटली की स्थापना की। किसकी स्थापना की, यंग इटली की। जैसे भगत सिंह जब क्रांतिकारी वो भी थे, उसने किसकी स्थापना की थी, यंग इटली। नहीं, भगत सिंह अपने देश में एक संगठन बनाए थे। ठीक, और जिसमें मैसिनी अपने देश में संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। ठीक, यंग मतलब उसमें खाली युवा लोग शामिल होते थे। खुद युवा था, युवा को शामिल करता था और किसी को नहीं। क्यों, युवा के पास शक्ति ज्यादा होती, क्षमता ज्यादा होती। तो किस स्थापना कब हुई थी, 1831 में। ऐसा समझ में। आगे 1859 से 1870 के बीच में इटली का एकीकरण पूरा हो गया। इटली का एकीकरण किसी और वीडियो में एकदम डिटेल से बता देंगे। इटली और जर्मनी का, इटली का देखो, इटली अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ, बाद में अब इसको अलग बताना पड़ेगा। अभी खाली इंपॉर्टेंट देखो सर, 1859 से 1870 के बीच में क्या होता है, इटली का एकीकरण हुआ था। बस इटली की राजधानी कहाँ पर है, रोम है। रोम। ठीक, इटली राजधानी कहाँ है, रोम है। अब 1866 से लेकर 1871 इसके बीच क्या हुआ, इसके बीच हुआ तुम्हारा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जर्मनी जैसे इटली एक देश है, वैसे भी जर्मनी एक देश है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। 1866 से 1871 में किसका एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, जानते हो, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, देखो, मतलब लोग टैक्स ज्यादा लेते थे, मतलब ज्यादा। 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। और 1939 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। टैक्स ज्यादा लेते थे। द्वितीय विश्व नहीं, उसका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध एक अलग वीडियो में बता देंगे क्यों हुआ था। और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण एक अलग वीडियो बता देंगे एकदम अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद। तो गाइस कैसा लगा हमारे सर का वीडियो। तो गाइस कैसा लगा हमारे सर का, तो गाइस कैसा लगा हमारे सर का वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और जो मतलब पूछना है हमारे सर के पास कमेंट करके मतलब बता सकते हैं, वो वैसा हमारे सर वीडियो डालेंगे। जय हिंद।